तो लास्ट क्लास में हमने कहा, यस कोई बोल रहा है कुछ, तो बोल रहा है क्या कुछ? ओके तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा बेटा कैपिटल गेन का चैप्टर, जिसमें हमने कहा था कि सर सेक्शन 45 से लेके 55A तक कवर होंगे इसमें, और चार्जिंग सेक्शन जो है इसका वो 45। चार्जिंग सेक्शन हमें कहता है कि हमारे पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए, उस एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, और जो ट्रांसफर है वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है कोई तो ही कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं होगा। कैपिटल एसेट में सर कुछ चीजें कवर नहीं होती थी, जिसमें स्टॉक, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड सर्टिफिकेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और पर्सनल इफेक्ट की चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया। पर्सनल इफेक्ट की चीजों में क्लियर है क्या? ऑडियो एक बार बता देना। आवाज अभी ठीक है क्या? ऑडियो देखो। यस सर। ओके तो सर सेक्शन 45 हमने पढ़ा था, कैपिटल एसेट हमारे पास होनी चाहिए। कैपिटल एसेट के अंदर स्टॉक, गोल्ड बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और पर्सनल इफेक्ट की चीजों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि पर्सनल एसेट की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। इन्हें कीमती सामान को, इन सारे कीमती सामान को पर्सनल एसेट नहीं माना गया है, मतलब कि इनको कैपिटल एसेट माना गया है। ठीक है, आगे कहा सर ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में हमने कहा सर सेक्शन 46 और 47 के हिसाब से कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं होती है। बाकी सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट बोल दो, डैमेज ऑफ असेट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक मान, ये सारे ट्रांसफर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब सर ट्रांसफर जो है वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। ये दो चीजें हम पढ़ लेते हैं, फिर अपन सेक्शन 46 और 47 पे आएंगे। सर ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि आज हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 2020-21, राइट? तो जाहिर सी बात है सर, हम तो उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स देंगे, हम तो उस ट्रांसफर पे टैक्स देना चाहते हैं जो ड्यूरिंग 2020-21 हुआ हो, राइट? अगर कोई ट्रांसफर इससे पहले हो चुका है, मान लो पिछले साल हुआ था, तो क्या हम उसका टैक्स आज देंगे? बोलिए, क्या उसका टैक्स सर हम आज देंगे? यस और नो? अगर कोई ट्रांसफर 2020-21 से पहले हो चुका है सर, तो क्या हम उसका टैक्स आज देंगे सर? ओके तो एज पर दिस रूल तो नो सर, नहीं। बट इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, इस रूल के क्या है सर? कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको इस साल टैक्स देना पड़े। हमने कहा सर कैसे? तो बोला देखो समझो, ठीक है ना सर, आपने एक घर बनाया, ठीक है, आपने एक घर बनाया सर 2012-13 में 4 लाख रुपए में, 14 लाख रुपए में, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे एक मास्टर प्लान लेके आई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कहा कि ये घर आपका हमें चाहिए क्योंकि हम इस पे सड़क बनाएंगे,
यहाँ से हमारी सड़क गुजर रही है, तो हमें ये आपका घर एक्वायर करना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर दिया आपके घर का। ठीक है, कब कर दिया सर? सर ये एक्विजिशन इन्होंने किया 2018-19 में किया। कब किया सर? 2018-19 में कर दिया, राइट। और कहा गया कि हम आपको आपके घर के बदले में 25 लाख का देंगे। ठीक है, अब आप समझिए कि आपके पास से आपका घर चला गया और डिपार्टमेंट कहता है कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो हम उसे ट्रांसफर मानते हैं। अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, कंपल्सरी एक्विजिशन को ट्रांसफर माना जाता है क्योंकि एसेट जा रही है, पैसा आ रहा है। बोलिए यस और नो। यस सर। तो अब जब इसको ट्रांसफर माना जाता है तो डिपार्टमेंट आके कहेगा, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके कहेगा कि भैया देखो आपके पास घर था 14 लाख रुपए का और वो ट्रांसफर हो गया है 25 लाख रुपए में, 25 लाख, तो आपको तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लाइए कैपिटल गेन टैक्स दीजिए। असेसी कहता है कि सर मेरा घर एक्वायर जरूर हो गया है और 25 लाख का कॉम्पनसेशन मिलने की बात भी हो गई है, पर मुझे अभी तो पैसा मिला ही नहीं है, मुझे तो अभी पैसा मिला ही नहीं है। तो जब मुझे पैसा मिला ही नहीं तो मैं आपको पेमेंट कहाँ से, तो मुझे जब पैसा मिला ही नहीं तो मैं आपको पेमेंट कहाँ से करूँ? तो बात तो सही है क्या एसएससी? ठीक है, अब डिपार्टमेंट ने कहा कि चलो भाई ठीक है तुम्हारी बात सही है और वैसे भी गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं कि जिस प्रीवियस ईयर में तुम्हें पेमेंट रिसीव होगा, जिस प्रीवियस ईयर में तुम्हें पेमेंट रिसीव होगा उस ईयर में तुम हमें टैक्स दो। ओके, कि ठीक है आज नहीं है तुम्हारे पास पैसे कोई बात नहीं, पर जब भी तुम्हें पेमेंट मिलेगा तुम पहले हमारा टैक्स दोगे, चाहे पूरा पेमेंट ना मिले, चाहे पूरा पेमेंट ना मिले, चाहे आधा पेमेंट मिले, कि पर जब भी पेमेंट मिलेगा तो पहले आप हमें हमारा टैक्स दो। बात समझ में आ गई? ओके, अब हम मान लेते हैं कि सर ये पेमेंट मिला अगर हमें 20-21 में, इस साल के दौरान मिला, तो क्या हमें इस साल इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स देना पड़ेगा? हाफ पेमेंट पर भी पूरा टैक्स? हाँ, हाफ पेमेंट पर भी पूरा टैक्स, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो पूरा ही हुआ ना, ट्रांजेक्शन थोड़ी हाफ हुआ। यस सर, तो हमें 20-21 में सर इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि रिसीव हुआ है पेमेंट। यस, अब जो कैलकुलेशन होगी, ये बात ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि जब उनको कह दिया ना कि टैक्सेबिलिटी 20-21 में होगी तो वो कैलकुलेशन भी 20-21 की कर जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कैलकुलेशन आप कभी भी 20-21 की नहीं करेंगे, क्योंकि भैया आपको तो ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है सर। सर मेरा 2012-13 में घर था और वो घर चला गया 18-19 में, बस, तो मेरी कैलकुलेशन तो यहीं से यहीं तक होगी। आगे ना तो मेरे पास घर है ना मेरा उसके रिगार्डिंग कोई खर्चा हो रहा है, तो इसलिए इससे आगे कैलकुलेशन में जाने का कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स परचेज प्राइस यहाँ की, सेल प्राइस यहाँ की, होल्डिंग पीरियड यहाँ का, ठीक है, इंडेक्सेशन भी यहाँ का समझ गए? ये आगे वाला पॉइंट तो सिर्फ आपको टाइम दिया गया है पेमेंट करने के। जैसे आप किसी से उधार माल खरीद के लाते हैं, ध्यान से सुनना, आप किसी के पास गए और कहते हैं भैया 100 मीटर कपड़ा चाहिए मुझे, ठीक है, वो कहता है सर 40 रुपए मीटर के हिसाब से मिलेगा। आपने कहा ठीक है, 4,000 रुपए का आपने बिल बनवा लिया। आप कहते हैं पेमेंट मैं थोड़े दिन बाद करूंगा और आप 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं, ठीक है। जिस दिन आप पेमेंट करने जाते हैं उस कपड़े की रेट 45 रुपए हो जाती है, 45, तो आपको 4,000 देने हैं या 45 देने हैं? बोलो, आपको 4,000 का पेमेंट करना है या 4,500 का पेमेंट करना है?
सर 4000 का करना है, बिल्कुल 4000 का ही करना है भैया। बाद में हमारे ट्रांजेक्शन के बाद में क्या चेंज हुआ उससे हमें क्या मतलब है? पैसा उधार है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी रेट भी बदलती जाएगी। सर ये यहाँ से लेके यहीं तक है, तो यहीं तक सारी कैलकुलेशन होगी। इसके बाद तो हमें सिर्फ पेमेंट करने का टाइम दिया गया, तो हम कैलकुलेशन इतनी करेंगे और टैक्स का पेमेंट उस ईयर कर देंगे जिस ईयर हमें पैसा मिला है। आगे बात समझ में? यस। जब कॉमन एग्जांपल होता है तो सर आराम से समझ में आ जाती है, और जब टैक्स की बात आ जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? ओके, तो सर ऐसे कई केसेस होते हैं जब हमें पेमेंट बाद में मिलता है, ठीक है? तो उनमें से एक्सेप्शन में 3 पॉइंट स्पेशली डाले गए हैं। पहला, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें पैसा लेट मिलने के चांस होते हैं। दूसरा, डैमेज ऑफ असेट, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम लेट हो सकता है, ठीक है? और तीसरा, कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू स्टॉक। ये भाई हमने हमारी असेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, पर स्टॉक बिकेगा तो पैसा आएगा ना, सिर्फ कन्वर्जन करने से पैसा थोड़ी आ जाता है। हमने तो सिर्फ कन्वर्ट किया है, माल बिकेगा तो पैसा आएगा ना। तो इन सर जब पैसा आएगा तो इसमें पैसा आएगा जब कॉम्पनसेशन मिलेगा, इसमें पैसा आएगा जब क्लेम मिलेगा, और इसमें पैसा आएगा जब स्टॉक। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि सर ऐसे तो और भी कई केस होते हैं, है ना? ऐसे तो और भी कई केस होते हैं सर, हमने माल किसी को बेचा, हमने किसी को घर बेचा और उसने घर हमें उसने पैसे हमें 2 साल बाद दिए, तो ठीक है? नहीं, उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। वो आपके कंट्रोल की बात थी, ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देगी, आपके कंट्रोल में नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टॉक कब बिकेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ गए? तो इसलिए इनके लिए रूल बनाया, इनको एक्सेप्शन में डाला। आप किसी को क्रेडिट पीरियड देते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो उसी दिन टैक्स चार्ज करेंगे जिस दिन ट्रांसफर हुआ। ओके, फाइनली बता दीजिए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर जब 18 19 20 21 में पैसा दे रही है, ईयर 2021 में पैसा दे रही है, तो नेक्स्ट ईयर वो इनकम मेरे लिए टैक्सेबल होगी या 20 21 में टैक्सेबल हो जाएगी? असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी ना सर? अरे बेटा, कैसी कैसी बातें करने लग जाते हो कभी कभी। असेसमेंट ईयर में हमें टैक्स देना पड़ता है, कैलकुलेशन तो प्रीवियस ईयर की करते हैं अपन, तो इस हिसाब से तो जितनी भी इनकम हम निकाल रहे हैं सर प्रीवियस ईयर की, उनका टैक्स तो सर हमें असेसमेंट ईयर 21-22 में देना है। ठीक है सर, ये हो गया। अब जो सर 18 19 से 20 21 का टाइम है, मेरे पास तो कोई घर नहीं है, कहीं मुझे अपना सारा सामान शिफ्ट करना पड़ा, मैं कहीं रेंट पे रह रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझे उस चीज का कुछ क्लेम देती है? नहीं, उस चीज का कोई क्लेम नहीं देता। और मेरे गेन में से भी मैं डिडक्शन नहीं ले सकता कुछ उस बात की? नहीं। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो किसी के पास आज ही घर नहीं है ना, वो आज ही किराए के मकान में रहता है, फिर इसको डिडक्शन कहाँ मिलती है? सर उसके लिए इनकम भी तो होनी चाहिए ना, ये तो खर्चा ही खर्चा है, इनकम कहाँ है? अच्छा, मान लो वो सैलरी कमाता है, फिर जॉब करता है वो, अब सर सैलरी की और कैपिटल गेन से आप कैसे सेट ऑफ करोगे? कैपिटल गेन कहाँ गया बीच में? मैं तो कह रहा हूँ मैं एक पर्सन हूँ, मैं जॉब करता हूँ और मेरा घर का किराया लगता है। अच्छा,
तो मुझे डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर आपको एचआरए मिलता होगा ना, तो हाउस रेंट लोन नहीं उसमें नहीं आप नहीं अपने नहीं खर्चे मिलता, के वो नहीं बिल भी मिलता। देता होगा आपको। मुझे HR। सर तो फिर यहाँ कैसे ये सवाल अराइज हुआ कि सर 18-19 से लेके 20-21 के बीच में मेरे पास घर नहीं है, तो मेरा जो रहने का खर्चा होगा क्या वो मुझे कैपिटल गेन में से मिलेगा? तो जब सैलरी में से नहीं तो कैपिटल गेन में से क्यों? क्योंकि वो खर्चा किसी और की वजह से अराइज हो रहा है किसकी वजह से? मेरे पे, गवर्नमेंट की वजह से जो कर रहा है। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, एक चीज हमेशा माइंड में बिठा लो, वजह किसी की नहीं होती, खर्चा वो ही अलाउ होता है जो उस प्रॉपर्टी, उस इनकम से रिलेटेड। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने आपका घर एक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी के बदले पैसा दे रही है, अब आप जो रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किराया भर रहे हैं, वो उस प्रॉपर्टी का खर्चा नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चा थोड़ी है, वो तो आपकी नहीं, पर्सनल नीड्स हैं, तो आप अपनी पर्सनल नीड को वहां पे लेस थोड़ी करेंगे। वैसे तो हम किसी भी हेड में नहीं करते हैं, ठीक है सर। समझ गए? जी सर। तो पर्सनल चीजों को उसमें मतलब ओके, आइए सर। तो ये जो पॉइंट था सर हमारा यहाँ पे, इसमें हमने 3 पॉइंट लिख दिए हैं कि ये तीनों पॉइंट उस साल टैक्सेबल होंगे जिस साल पैसा मिलेगा। ठीक है, पूरा मिले जरूरी नहीं है, थोड़ा भी मिल जाएगा तो हम तो टैक्स लगा देंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन पूरा टैक्सेबल होगा। एक सेकंड होल्ड करना ना। हाँ जी, ओके, चलिए आगे आ जाते हैं सर। आगे हमें बोला गया कि गेन या लॉस होगा हमें, और ये जो गेन और लॉस हमें होगा ये शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। लॉस भी सर शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है, राइट? और शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सर होल्डिंग पीरियड। ये जानने के लिए हम क्या देखेंगे सर, होल्डिंग पीरियड देखेंगे। ओके, तो होल्डिंग पीरियड भी समझ लेते हैं नीचे ही। देखिए एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे होता क्या है सर, हमारी जो असेट होती है ना, हमें उसका नेचर डिसाइड करना होता है असेट का, ध्यान से सुनना। गेन का नेचर नहीं होता, एक्चुअली असेट का नेचर होता है। ठीक है, या तो ये आपकी जो असेट है ये होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, और या आपकी जो असेट होगी वो होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, अब जब मेरी असेट ही शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, ठीक है, तो उसको बेचने से जो फायदा होगा वो ऑटोमेटिक शॉर्ट टर्म होगा, और असेट ही लॉन्ग टर्म असेट है तो उससे बेचने से होने वाला फायदा लॉन्ग टर्म होगा। ओके, बोलिए यस और नो।
ठीक है, तो देख लेते हैं सर होल्डिंग पीरियड क्या है। एनी एसेट, कोई भी एसेट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसे अगर हम होल्ड करते हैं सर अप टू 36 मंथ, तो वो होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बट अगर हम उसे होल्ड करते हैं मोर देन 36 मंथ, तो क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाती है। लिस्टेड शेयर के लिए बता सकता है कोई होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए? Sir, up to 12 months and more than 12 months. ओके सर, अच्छा अनलिस्टेड के लिए? ट्वेंटी फोर up to 24 months or more than 24 months। ठीक है सर। अच्छा जीरो कूपन बॉन्ड के लिए? Sir, up to 12 months and more than 12 months. Up to 12 months and more than 12 months। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए? 24 months up to and more than 20 months. Yes sir, up to ठीक है। तो ये हमारा सर होल्डिंग पीरियड होता है। अच्छा होल्डिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक लेना होता है बेसिकली हमें? सर होल्डिंग पीरियड हमें लेना होता है डेट ऑफ एक्विजिशन, Date of sale तक, डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर तक। ठीक है सर। डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर तक हमें लेना होता है। ओके सर मतलब डेट ऑफ सेल आए, ट्रांसफर, सेल एक छोटा वर्ड है, ट्रांसफर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। हमने कंडीशन क्या लिखी है? हमने कंडीशन ये लिखी है कि सर एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए, सेल तो उसका एक पार्ट है। ठीक है सर। एक और चीज, जैसे आपने बिल्डिंग पे लिखा है, ठीक है सर, बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है ना सर। और अपन ने आई डोंट मतलब अपन ने पढ़ा था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट पे तो शॉर्ट टर्म वाला लगता है ना कैपिटल गेन। बिल्कुल। ऐसा कुछ, तो उस पे अपन 24 महीने और बियॉन्ड 24 महीने का क्यों लगा रहे हैं? वो डायरेक्ट ही शॉर्ट टर्म में लिखना चाहिए ना हमेशा, ये क्वेश्चन है। क्या बिल्डिंग हमेशा डेप्रिशिएबल होती है? कौन सी भी? आई थिंक तो होनी चाहिए सर, जब लिखा है तो। नहीं, डेप्रिशिएशन बिल्डिंग हमेशा डेप्रिशिएबल नहीं होती। ठीक है, कोई भी एसेट हमेशा डेप्रिशिएबल नहीं होती। डेप्रिशिएशन तभी लगता है जब वो बिजनेस में इस्तेमाल में है, राइट? तो अगर मेरा घर है तो बिल्डिंग वो भी, क्या वो डेप्रिशिएबल एसेट है? सर कहीं तो रिकॉर्ड हो ही रहा होगा। क्या सर घर अब पर्सनल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उस पर नहीं लगता डेप्रिसिएशन? किसने कहा? लगता है डेप्रिसिएशन, लगता है क्या? मैं तो मान के चलता था लगता है। कभी लगाया घर पे डेप्रिसिएशन? नहीं सर। तो फिर
ठीक है सर। देखो सबसे पहले तो ना एक चीज क्लियर करो कि डेप्रिसिएशन कोई चीज नहीं है ना। डेप्रिसिएशन इज नॉट ए थिंग कि वो किसी चीज पे लगेगी। डेप्रिसिएशन इज ओनली ए अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट। उस खर्चे का हम टुकड़े कर देते हैं, समझ गए? तो इस कंसेप्ट को पहले समझो। ये चीजें कोई, ठीक है, मैंने 50 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, भाव बढ़ेंगे ही, कम थोड़ी होते हैं बिल्डिंग के भाव। अगर मैं आज से 10 साल बाद इस बिल्डिंग को बेचना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं 80 लाख में बिकेगी, फिर भी हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं सर। तो इट डजंट मीन कि डेप्रिसिएशन कोई चीज है। अगर चीज होती तो इसकी वैल्यू तो गिरनी चाहिए थी, तो 10 साल बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। डेप्रिसिएशन सिर्फ इतना है कि हमने जो 50 लाख का खर्चा किया है उस खर्चे को हमें वसूल करना है। हम एक साथ कर नहीं सकते, तो हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके कर रहे हैं। दैट इज ओनली डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ए अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस ओनली। सर एक तो अब जब हम बिजनेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम जब बिजनेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं तब तो हमें एक्सपेंसेस को सर अमोर्टाइज करने की जरूरत है। और अगर मैं किसी और चीज में एसेट एक्वायर कर रहा हूँ, पर्सनल एसेट एक्वायर कर रहा हूँ, तो मुझे डेप्रिसिएशन करने की जरूरत ही नहीं है। डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज मेरे लिए है ही नहीं। आम सर आदमी तो के लिए थोड़ी अपन ने जब बीओपी पढ़ा है उसमें पहला पॉइंट ये था कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल तो पर्सनल होगी बिल्डिंग, 5% डेप्रिसिएशन, और जो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है वो बिल्डिंग की नहीं हो रही, वो लैंड की वैल्यू, स्क्वायर फीट एरिया वाइज वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना सर। जो वैल्यूएशन भी करते हैं बिल्डिंग की तो वो मोस्टली लैंड के बेसिस पे होती है रेदर देन द स्ट्रक्चर और द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो लैंड की मेन वैल्यू होती है इंक्रीज भी। इसीलिए तो आपने जब अपन ने बीओपी पढ़ा वो लैंड पे तो कुछ दिखाता नहीं इतना, वो बिल्डिंग पे दिखाता है मेन ये डेप्रिसिएशन। अच्छा, बिल्डिंग मान लो मैंने एक लीज होल्ड लैंड ली, किराए पे जमीन ली और उस पर एक बिल्डिंग बनाई, है ना। क्या 10 साल बाद बिल्डिंग गायब हो जाएगी? नहीं। क्या 10 साल बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास बिल्डिंग नहीं है? नहीं सर। तो फिर कैसे अपन बोल सकते हैं कि सर लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग होती है? पहला जवाब। दूसरा जवाब, सर हमने ब्लॉक जब पढ़ा था तो पहला कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और पर्सनल बिल्डिंग में बहुत बड़ा फर्क है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग और पर्सनल बिल्डिंग में बहुत बड़ा फर्क है। रेजिडेंशियल होने का मतलब वो उसका नेचर है, पर्सनल होने का मतलब वो उसका यूज है। समझ रहे हो? जी सर। रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिजनेस में यूज नहीं हो सकती, ये किसने कहा? हो सकती है, एम्प्लॉयज को दे दी मैंने रहने के लिए। तो फिर तो पर्सनल और रेजिडेंशियल को मिक्स मत करो। रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल ये नेचर होता है यूज करने का, कि आप इस नेचर में यूज कर सकते हैं। और पर्सनल और ऑफिशियल ये वो है जो हम यूज कर रहे हैं, जिस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है सर। चलिए, ओके, तो सर हमने होल्डिंग पीरियड पढ़ लिया। यस सर। एक बार बता दो यहाँ तक अब कोई डाउट? मैं दोबारा बोल देता हूँ। हमने सर कैपिटल एसेट पढ़ी, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता। हमने ट्रांसफर पढ़ा, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता, वो अब पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में होना चाहिए उसके क्या एक्सेप्शन है, ये हमने पढ़े। होल्डिंग पीरियड क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ तक होती है, ये हमने पढ़ा। इसमें कोई डाउट है किसी के तो बोल दो। अजी कोई डाउट है तो बोल दो।
एटलीस्ट पूरा टॉपिक होने के बाद तो रिप्लाई कर दिया करो। Clear है sir? ओके, सर सेक्शन 46 और सेक्शन 47 क्या कहते हैं? 46 और 47 सर ये कहते हैं कि certain transaction are not regarded as transfer. Certain transactions are not regarded as transfer. ठीक है, क्या सर इसका मतलब है? तो सुनिए, देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि अगर गवर्नमेंट को किसी चीज पे टैक्स नहीं लगाना है, अगर गवर्नमेंट को किसी एसेट पे टैक्स नहीं लगाना है तो गवर्नमेंट उस एसेट को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर देती है, तो ऑटोमेटिक उस पे टैक्स नहीं लगता। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट को किसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स तो लगाना है, हाँ किसी एसेट पे टैक्स तो लगाना है, पर उस एसेट के किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगाना, तो क्या करें भाई? टैक्स तो लगाना है पर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगाना, तो क्या करें? तो उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर कर दूं, काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें मोस्टली बातें सेक्शन 47 में, 46 में तो सिर्फ एक ही बात है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ asset, distribution of asset on liquidation of company, right? हमने पढ़ा हुआ भी है इंटर में ये पॉइंट, पर आपको पता नहीं होगा कि सेक्शन 46 में कवर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, क्या इस केस में कंपनी पे टैक्स लगता है और क्या शेयर होल्डर पे टैक्स लगता है, ये बताइए। क्या इस केस में कंपनी पे टैक्स लगता है क्योंकि कंपनी के पास से असेट जा रही है, जो असेट कंपनी बांट रही है, क्या उस पे कंपनी को टैक्स देना है क्या? क्या कंपनी को टैक्स देना है क्या? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, जो असेट कंपनी बांट रही है क्योंकि कंपनी के पास से असेट जा रही है, तो क्या कंपनी को उस पे टैक्स देना है? बोलिए भाई, फटाफट जवाब दे दीजिए। यस और नो, फटाफट जवाब दे दो भाई, इतना टाइम क्यों लगाते हो? अभी बताते हैं नेवी। अंशु, हर्षित, हेमंत, प्राची, प्रेरणा, साहिल, साकार, समृद्धि, शुभम, सिद्धि, तुषार, विकास। अरे भाई क्या मिलेगा बैठे रह के, मुझे ये बता दो बस। तुम लोग इतने बोलते ना रिजिड हो रखे हो कि सर हम तो जवाब नहीं देंगे, आप जो चाहे वो कर लो। क्या ले लोगे जवाब ना देके? क्या सीख लोगे? क्या सीख लोगे तुम जवाब ना देके? अपने आप का नुकसान कर रहे हो। क्लास ले रहे हो तो कुछ सीखने के लिए ले रहे हो ना, जवाब ही नहीं दोगे तो सीखोगे कहाँ से? बार बार कहने की जरूरत है क्या इस चीज के लिए? खाना खाने के लिए कहते हैं क्या घर वाले बार बार?
या आप ही खा लेते हो? क्यों बेवकूफी कर रहे हो भाई बार बार? अदरवाइज मुझे भी फिर वो करना पड़ेगा कि जो रिप्लाई नहीं करेगा उसे मुझे क्लास में से आउट करना पड़ेगा। That's it. क्योंकि होना क्या है, अभी तो आपको पढ़ना नहीं है, अभी तो आपको रिप्लाई करना नहीं है, फिर कहोगे कि सर क्या पढ़ाया आपने, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते। साहिल, साहिल एंड साकार, साहिल एंड साकार, आई विल रिमूव यू बेटा, मैं आप दोनों को हटा दूंगा क्लास में से अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे। यार आपके फायदे के लिए काम, आपको ही सीखने को मिलेगा, और फिर भी मुझे बार बार कहना पड़ता है, मुझे बार बार डांटना पड़ता है, कुछ तो शर्म करो। ओके, तो देख लेते हैं भाई क्या क्या जवाब आए हैं। कुछ कह रहे हैं सर डीडीटी देना पड़ेगा, है ना? डीडीटी कोई रोल ही नहीं है, डीडीटी का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। आप चले गए डीम्ड डिविडेंड के अंदर, अरे डीम्ड डिविडेंड की बात ही नहीं है अभी यहाँ पे। अभी सिर्फ बात ये हुई थी कि सर ये असेट जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है, क्या कंपनी को इस असेट पे कैपिटल गेन देना हो, बात ही कैपिटल गेन की चल रही है। पहली बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। अरे बेटा, एग्जाम में जो पूछा है उसका जवाब दो, वरना मिलेगा ये। एग्जाम में जो पूछा नहीं ना, पूछा है उसका जवाब नहीं दिया तो ये मिलेगा। आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे सर असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस पे कंपनी को कैपिटल गेन टैक्स देना है या नहीं देना। आप उसमें देना सर डीडीटी देना है, आप कह रहे हैं सर शेयर होल्डर को देना है, पूछा ही नहीं है। यस और नो का आंसर है और आप उसमें नई बातें घुसा रहे हैं, समझ गए? तो ये इलॉजिकल आंसर्स हैं और इसमें होगा क्या, मार्क्स कट जाते हैं। अपन तो सोच के आते हैं सर मैं तो सही करके आया था, शेयर होल्डर ही देता है। मान ली, हो सकता है आपकी बात सही हो, शेयर होल्डर देता है। सर डीडीटी देते हैं, मान लिया आपकी बात सही है कि डीडीटी देते हैं, और पूछा ही नहीं था, उसने पूछा कुछ और था, आप बता कुछ और रहे हो, तो आपका नॉलेज किसी काम नहीं आएगा। समझ गए? जी समझ गए? Yes. तो जो पूछा है उसका आंसर दो, इलॉजिकल बातें मत करो बेटा, वरना मार्क्स वही होता है फिर। इस समय पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आए, तो मार्क्स इसीलिए नहीं आते। ठीक है, ओके। अब सवाल आता है कि सर क्या ये ट्रांजैक्शन कंपनी के लिए ट्रांसफर है या नहीं है। अगर ट्रांसफर है तो टैक्स देना है, और ट्रांसफर नहीं है तो टैक्स नहीं देना। तो इसका सही आंसर जो है वो है नो, नहीं देना। अच्छा मुझे बताओ, हम कहते हैं कि सर ट्रांसफर वो होता है जब हमारे पास से असेट जाए और उसके बदले में कुछ आए। इस केस में कंपनी के पास से असेट जा रही है, नो डाउट, बदले में क्या आ रहा है, व्हाट इज कंसिडरेशन। चलो हम अगर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना भी चाहें तो क्या लेंगे आप सेल कंसिडरेशन? बोलिए, व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन? सर सेट्स की एफएम भी लेंगे, एसेट की
एफएम भी लेंगे ना, फेयर मार्केट वैल्यू। एफएम भी ले लेंगे। अच्छा सर या तो एफएम भी ले लेंगे या फिर वो जो जितने में उसने सेल किया है वो ले लेंगे। सेल कहाँ किया है, फिर वही बात, उसने बांटा है शेयर होल्डर हाँ को, तो सर जो distribution एफएम किया की है। फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस टाइम की वही लेंगे। ओके सर शेयर होल्डर ऑर्डर को फ्री में थोड़ी ना दे देंगे, उनको जो डिविडेंड मिलने वाला है उससे सेट ऑफ करके देंगे ना। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, डिविडेंड से कभी भी कोई चीज सेट ऑफ नहीं होती है। डिविडेंड अगर तो मिलने सर फ्री वाला है में तो दे डिविडेंड देगा। ही मिलेगा। शेयर होल्डर मालिक है, फ्री में क्यों दे देंगे? शेयर होल्डर कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी थोड़ी है, वो उस कंपनी का मालिक है। और अच्छा एक बात बताओ, जब बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस की एसेट किसके पास जाती है, बताइए। अगर आप 5 लोग मिलकर कोई जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं और कल को वो बंद हो जाती है, तो बची हुई कुछ एसेट किसके पास जाएगी? पार्टनर्स के पास है। ओनर्स के पास, पार्टनर के पास। तो शेयर होल्डर क्या है? तो क्या उस पार्टनर से पैसा लेते हैं कि भैया देख बिजनेस तो बंद हो गया, अब तू हमें पैसा दे तब हम तुझे एसेट देंगे, ऐसा करते हैं? तो शेयर होल्डर तो मालिक है, जब काम ही बंद होगा तो शेयर होल्डर को तो मिलेगी एसेट, तो पैसा थोड़ी लगेगा उसके लिए। पैसा उसका ऑलरेडी है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल उसने ऑलरेडी दे रखा आपको शेयर कैपिटल के रूप में। समझ गए? यस सर। ओके, तो इसका मतलब कंपनी को यहाँ पे टैक्स नहीं देना है। इट्स नॉट ट्रांसफर, ठीक है, इट्स नॉट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बदले में कुछ आ ही नहीं रहा ना, बदले में कुछ आ ही नहीं रहा, और नहीं आ रहा तो इसे क्या माना गया है, नॉट ट्रांसफर, और इस पे कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना। अब बात आती है सर शेयर होल्डर की, कुछ कह रहे सर शेयर होल्डर को देना है। शेयर होल्डर इस असेट पे टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी है। शेयर होल्डर दे रहे हैं अपने शेयर्स के ट्रांसफर पे टैक्स। के पास से शेयर्स जा रहे हैं, बोलो हाँ या ना? शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर, ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन बोल रहा हूँ, लिक्विडेशन पे ट्रांसफर नहीं माना गया है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है वहां पे माना जाता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर के पास से शेयर जा रहे हैं क्या? यस सर, शेयर होल्डर के पास से शेयर जा रहे हैं। क्या उसके शेयर के बदले में उसको असेट मिल रही है? हाँ सर, उसको असेट मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या इसके लिए ट्रांसफर है ये, इसके लिए ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो रहा है? हाँ सर, इसके लिए तो हो रहा है, क्योंकि इसके पास है तो असेट जा भी रही है, असेट आ भी रही है। ओके, अब ये जो टैक्स देगा, कैपिटल गेन देगा डेफिनेटली, ये कौन सी चीज पे कैपिटल गेन दे रहा है, शेयर्स के ऊपर दे रहा है या असेट के ऊपर दे रहा है? सर ये तो शेयर पे दे रहा है, असेट पे नहीं दे रहा। मिनल, जो असेट हमारी जाती है, जा क्या रहा है सर? शेयर जा रहा है। मैं क्या बेच रहा हूँ? मैं तो शेयर बेच रहा हूँ। शेयर के बदले में मुझे जो मिला, मैं उस बदले वाले अमाउंट पे टैक्स दे रहा हूँ, बदले वाली चीज पे टैक्स दे रहा हूँ, या जो जा रही है उस पे टैक्स दे रहा हूँ? सर मैं तो शेयर, समझ गए? यस सर, तो इसका मतलब सर शेयर होल्डर टैक्स देगा, पर वो शेयर्स पे टैक्स देगा, वो इस असेट पे टैक्स नहीं दे रहा। ओके, तो अगर कंपनी के हैंड में उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है अंडर सेक्शन 46। बोलो, आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था हम्म, सर, है ना, जैसे कभी कभी होता है ना कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद में लिक्विडेशन करना पड़ता है कंपनी को, उस केस में भी सेम ही चीज होगी क्या? देखो अगर, देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज और समझाऊं। एक क्वेश्चन तुषार का है, एक क्वेश्चन तुम्हारा है। सर जब लिक्विडेशन होता है ना, तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, राइट? यस सर। और ये जो लिक्विडेटर होता है सर, ये रियलाइजेशन करता है, करता है ना? Yes.
अब अगर इस लिक्विडेटर ने कोई एसेट सोल्ड करी, ध्यान से सुनना, अगर इस लिक्विडेटर ने कोई एसेट सोल्ड करी तो कंपनी को टैक्स देना है क्या? यस, डेफिनेटली कंपनी को टैक्स देना है। ठीक है, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर लिक्विडेटर कोई एसेट सोल्ड करता है तो उस पे कंपनी टैक्स देगी। अब ये एसेट सोल्ड करने के बाद जो पैसा आएगा वो, और कुछ एसेट ऐसी भी हो सकती है जो अनसोल्ड पड़ी हो, क्या ये बटेगा शेयर होल्डर को? समझ गए? तो सर जरूरी नहीं है बेटा कि सारी एसेट बेच के ही पैसा दे लिक्विडेटर, वो एसेट भी दे सकता है। ठीक है, वो एसेट भी दे सकता है। तो बेच के दिया तब तो कंपनी टैक्स देगी उस पर, बेच के दिया तब तो कंपनी टैक्स दे देगी ऑलरेडी, क्योंकि कंपनी के हाथ में ट्रांसफर है। बट अगर सीधे एसेट दिया है तो वो ट्रांसफर नहीं है और उस पर कंपनी को टैक्स नहीं देना। ओके सर ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कंपनी लिक्विडेटर ने एसेट बेची है तो कंपनी को टैक्स देना है। अगर लिक्विडेटर ने एसेट बेची है तो कंपनी को टैक्स देना है, क्योंकि वो सारा काम कंपनी के बिहाफ पे करता है। उसने एसेट बेची मतलब कंपनी ने एसेट बेची, और एसेट बेची तो कैपिटल देना पड़ेगा। उसके बाद उससे रियलाइज हुआ अगर वो केस बांटता है तो उस रिश्ता है जो एसेट नहीं बिकी उसको बांट देता है, तो भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर नॉर्मल लिक्विडेशन में भी लिक्विडेटर तो अपॉइंट होता ही होगा ना? हाँ होता ही है लिक्विडेटर, वो तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। छोटी मोटी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, उनमें नहीं होती जरूरत। वो तो जहाँ जरूरत होती है वहां पर होता है, जहाँ जरूरत होती है वहां नहीं होता। सर यहाँ पे लिक्विडेशन की जगह अगर डिसोल्यूशन होता तो क्या कुछ फर्क पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। हम बात सिर्फ लिक्विडेशन की करते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन अलग होता है। वो भी पढ़ेंगे क्या सर अभी? बिल्कुल पढ़ेंगे, जो जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। ठीक है सर। यहाँ जी और बोलिए। तुषार हो गया तुम्हारा क्लियर डाउट? ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 46। अब आगे कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 47। ठीक है, मैं आपको एक चीज फिर कह दूं बेटा, टैक्स ऐसी चीज है कि अगर आप उसको समझोगे, अगर आप उसको समझते हो तो बहुत इजी है। आप एकदम आराम से तसल्ली से एक ट्रांजेक्शन के टुकड़े कर लो और फिर उसके एक एक टुकड़े को समझो, तब तो वो बहुत इजी है। अदरवाइज इसका प्रोविजन उसके अंदर, उसका प्रोविजन इसके अंदर,